इस वीडियो वार्ता में मैं लक्षण काव्य परंपरा की चर्चा करूंगा। संस्कृत काव्यशास्त्र में जैसा कि आप जानते हैं 6 संप्रदाय हैं: रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य। इन प्रतिमानों के आधार पर काव्य अथवा साहित्य के रसास्वादन की पद्धतियां भी विकसित हुई हैं। इनमें से कुछ पद्धतियां तो अत्यंत लोकप्रिय भी हुई। हिंदी के रीतिकालीन कवियों ने इन प्रतिमानों को अपनाया और उनका अभ्यास किया। इस तरह लगातार काव्याभ्यास की एक परंपरा निर्मित हुई है। संस्कृत काव्यशास्त्र में आचार्यों ने काव्य के लक्षण निर्धारित किए थे। इन लक्षणों के आधार पर संस्कृत में काव्य के मानदंड तय हुए। फिर हिंदी के रीति युग में साहित्य सृजन की परंपरा का विकास हुआ। काव्य के शास्त्रीय मानदंडों और साहित्य सृजन की परंपरा और उसके लक्षणों के आधार पर उसके रसास्वादन और मूल्यांकन की इस परंपरा को ही लक्षण काव्य परंपरा कहा गया है। संस्कृत काव्यशास्त्र में आचार्यों ने काव्य या साहित्य के लक्षण निर्धारित किए हैं। उनके आधार पर संस्कृत में काव्यशास्त्र के मानदंड निर्मित हुए। फिर हिंदी के रीति युग में साहित्य सृजन की परंपरा का विकास हुआ। काव्य के शास्त्रीय मानदंडों और लक्षणों के आधार पर उसके रसास्वादन और मूल्यांकन की ये जो परंपरा है, यही लक्षण काव्य परंपरा कहलाती है। वैसे इस परंपरा का उद्गम भक्तिकाल में ही हो चुका था। भक्तिकाल में भी कुछ लक्षण ग्रंथ रचे गए। सूरदास की प्रसिद्ध रचना साहित्य लहरी दरअसल लक्षण ग्रंथ ही है। इसी तरह से कृपाराम की एक रचना है हेम तरंगिनी और नंददास की रस मंजरी, ये भी लक्षण ग्रंथ ही हैं। हिंदी में रीतिकाल के दौरान 3 प्रकार का साहित्य मिलता है: रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवि काव्यशास्त्र के नियमों का पालन करते हुए काव्य रचना करते थे, जबकि रीति मुक्त कवि काव्यशास्त्र के अनुशासन की चिंता नहीं करते थे। रीतिबद्ध कवियों ने काव्य की रचना करने के साथ साथ संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा के स्वतंत्र ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों को लक्षण ग्रंथ कहा गया। ये मौलिक ग्रंथ नहीं थे, बल्कि दरअसल अनुसृजन या अनुकरण थे। इन ग्रंथों में काव्य लक्षणों की व्याख्या की गई थी। रीतिबद्ध कवि काव्यशास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान थे और साथ ही गुणग्राही कवि भी थे। इन रीतिबद्ध कवियों में चिंतामणि, देव, केशव, मतिराम, भिखारी, पद्माकर, कुलपति मिश्र इत्यादि प्रमुख हैं। ये सभी कवि विद्वान शास्त्रज्ञ थे, इसलिए इनको कवि आचार्य या शास्त्र कवि या कवि शिक्षक या आचार्य कवि भी कहा गया। शास्त्रीय ग्रंथ रचने वाले इन कवियों ने काव्यांग विवेचन के आधार पर रचनाएं की और काव्यांग विवेचन के आधार पर इन कवियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक वे कवि थे जो सर्वांग विवेचक कहलाते थे और दूसरे वे कवि थे जो विशिष्टांग विवेचक कहलाए। सर्वांग विवेचक वे कवि थे जिन्होंने काव्यशास्त्र के सभी संप्रदायों का विवेचन किया और विशिष्टांग विवेचक वे कवि थे जिन्होंने काव्यशास्त्र के सभी संप्रदायों का विवेचन करने के बजाय किसी विशिष्ट यानी 1 या 2 अंगों का विवेचन किया। इसलिए ये विशिष्टांग विवेचक कहलाए। इन सभी कवियों ने पहले सिद्धांत निरूपण किया और उसके बाद लक्षण ग्रंथ लिखे। फिर लक्षण ग्रंथों के उदाहरण के रूप में काव्य रचना की। इन कवियों ने संस्कृत के आचार्यों की तरह कोई नया साहित्य सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया। संस्कृत के साहित्य सिद्धांतों को उन्होंने सिर्फ पुनर्प्रस्तुत किया। इसलिए उनके ग्रंथ मौलिक नहीं हैं। वे संस्कृत
के काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों के अनुकरण मात्र हैं। निश्चय ही हिंदी के रीतिबद्ध कवि विद्वान थे और श्रेष्ठ कवि भी थे। रीतिबद्ध कवियों में लक्षण ग्रंथों की एक परंपरा दिखाई देती है और उसके केंद्र में शास्त्रीय प्रतिमान है। रीति सिद्ध कवियों ने काव्यशास्त्र के नियमों का, जैसा मैंने पहले कहा, पालन किया, लेकिन उन्होंने कोई स्वतंत्र शास्त्रीय ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। रीति मुक्त कवियों ने न तो लक्षण ग्रंथों की रचना की और न ही काव्य रचना के नियमों का पालन किया। उन्होंने अपनी शुद्ध अनुभूति और संवेदना को नियमों के बंधनों में जकड़ने नहीं दिया। रीतिबद्ध कवियों के द्वारा रचे गए लक्षण ग्रंथ काव्य प्रवृत्ति के आधार पर सामान्यतः 3 प्रकार के हैं। पहले प्रकार के ग्रंथ कहलाते हैं अलंकार विषयक लक्षण ग्रंथ। इन ग्रंथों में केशव की प्रसिद्ध रचना कवि प्रिया, जसवंत सिंह रचित भाषा भूषण, कवि भूषण के द्वारा रचित शिवराज भूषण, कवि ग्वाल के द्वारा रचित अलंकार भ्रम भंजन और मतिराम की कृति ललित ललाम महत्वपूर्ण है। इन सभी ग्रंथों में और इनके जैसे अन्य ग्रंथों में भी श्रृंगारिकता की या आलंकारिकता की प्रवृत्ति मिलती है। दूसरे प्रकार के ग्रंथ थे रस व नायिका भेद संबंधी लक्षण ग्रंथ। इस श्रेणी की रचनाओं में भी श्रृंगारिकता है, यानी ये श्रृंगारिक ग्रंथ हैं। इनमें चिंतामणि लिखित श्रृंगार मंजरी मतिराम के द्वारा रची गई रसराज, भिखारी दास कृत श्रृंगार निर्णय और आचार्य सोमनाथ के द्वारा लिखा गया श्रृंगार विलास इत्यादि प्रमुख हैं। इन ग्रंथों में श्रृंगारिकता और साथ ही साथ रस भी है, उसका विवेचन, और साथ ही नायिका भेद भी। तीसरे प्रकार के वो ग्रंथ हैं जिनमें शुद्ध रूप से रस को केंद्र में रखा गया है, इसलिए ये रस विषयक लक्षण ग्रंथ कहलाते हैं। तो रस की मीमांसा करने वाले इन आचार्यों में कुलपति मिश्र प्रमुख है और उनका रस रहस्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसी तरह से आचार्य चिंतामणि का रस विलास, देव का भी इसी शीर्षक से यानी रस विलास, और आचार्य सोमनाथ के द्वारा रचा गया पीयूष निधि, ये भी रस विषयक लक्षण ग्रंथ हैं। और एक और महत्वपूर्ण लक्षण ग्रंथ इस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है और वो है आचार्य भिखारी के द्वारा रचा गया रस रसायन। इन ग्रंथों में सर्वांग विवेचन और विशिष्टांग विवेचन दोनों प्रकार के लक्षण ग्रंथ मिलते हैं। जो सर्वांग विवेचन के ग्रंथ हैं उनमें प्रमुख हैं कवि कल्पतरु, शब्द रसायन, रस रहस्य इत्यादि। और जो विशिष्टांग विवेचन के ग्रंथ हैं उनमें सुंदर, श्रृंगार, रस किल्लोल, रसिक विलास, रस चंद्रिका इत्यादि शामिल हैं। अब हम संक्षेप में एक एक करके जो प्रमुख कवि आचार्य हैं उनके कृतित्व का एक सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। पहले कवि हैं चिंतामणि, जो आचार्य हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को हिंदी में लक्षण काव्य परंपरा या रीति साहित्य का एक तरह से कहें तो प्रवर्तक माना है। डॉक्टर नगेंद्र और भगीरथ मिश्र की भी यही धारणा है। आचार्य शुक्ल ने लिखा भी है कि हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आ रही है, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। उन्होंने संवत 1700 के कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु और काव्य प्रकाश, ये 3 ग्रंथ लिखे। इन तीनों ग्रंथों में उन्होंने विभिन्न काव्यांगों का संपूर्ण विवेचन किया और पिंगल या छंदशास्त्र पर भी एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी। इन ग्रंथों में कवि कल्पतरु महत्वपूर्ण है। इसमें रीति, रस, नख, शिख, वर्णन, नायिका भेद, काव्य गुण, काव्य दोष इत्यादि का विशद रूप से विवेचन किया गया है। इन विषयों में हिंदी में ये पहला ग्रंथ है।
दूसरे बड़े आचार्य हैं आचार्य केशव दास। केशव दास अलंकारवादी आचार्य और चमत्कारवादी कवि थे। उन्होंने रस सिद्धांत पर एकाग्र रसिक प्रिया और अलंकार संप्रदाय पर आधारित कवि प्रिया की रचना की। उन्होंने राम कथा पर आधारित प्रबंध काव्य रामचंद्रिका का भी प्रणयन किया और वो ज़्यादातर इसी के लिए जाने जाते हैं। उन्हें कवि से ज़्यादा आचार्य के रूप में ख्याति मिली। तीसरे महत्वपूर्ण आचार्य हैं आचार्य कुलपति मिश्र। आचार्य कुलपति मिश्र को संस्कृत काव्य शास्त्र का बहुत ज्ञान था, इसलिए उनकी कृतियों में अन्य लक्षण ग्रंथों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक परिपक्व विवेचन मिलता है, लेकिन उनमें मौलिकता नहीं है। उनका रस रहस्य आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश से न केवल प्रभावित है, बल्कि एक तरह से कहें तो वो उसका छायानुवाद है। काव्य प्रकाश भी आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण से प्रभावित है। हालांकि विषय प्रतिपादन की दृष्टि से उनमें उल्लेखनीय सूक्ष्मता और स्पष्टता दोनों है। मतीराम भी एक महत्वपूर्ण कवि आचार्य थे। मतीराम दरअसल रस निरूपण के आचार्य थे। उन्होंने 8 ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों में रसराज, ललित ललाम, श्रृंगार लक्षण, साहित्य सार इत्यादि प्रमुख हैं। उनके रसराज में श्रृंगार का सर्वांगीण विवेचन देखने को मिलता है और यहीं उन्होंने श्रृंगार को रसराज कहा है। देव भी एक बड़े कवि थे और साथ ही साथ एक उल्लेखनीय आचार्य भी थे। वे उत्कृष्ट और विद्वान आचार्य थे। उनके लक्षण ग्रंथों में विद्वत्ता और पांडित्य का आतंक नहीं है, जैसा कि अन्य आचार्यों में हमको देखने को मिलता है। उनके ग्रंथों में या उनके प्रतिमानों में बल्कि एक तरह से कहें कि सहृदय की सहजता मिलती है। उनके भाव विलास और शब्द रसायन में प्रायः समस्त काव्यांगों का जिक्र मिलता है। अगले कवि आचार्य हैं आचार्य भिखारी दास। भिखारी दास ने रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय ये उल्लेखनीय ग्रंथ रचे। उनके रस सारांश में रस सिद्धांत और श्रृंगार निर्णय में नायिका भेद और नखशिख का विवेचन मिलता है। तोष भी रीतिकाल के एक महत्वपूर्ण आचार्य थे। तोष माना जाता है कि तोष ने 3 लक्षण ग्रंथों की रचना की। उनमें से केवल एक ग्रंथ सुधा निधि ही उपलब्ध है, बाकी 2 अप्राप्त हैं। रसलीन एक और बड़े कवि आचार्य थे। रसलीन ने 2 ग्रंथों की रचना की, रसबोध और अंग दर्पण। रसबोध में रसों का वर्णन है, जैसा कि शीर्षक से जाहिर है। इसमें विशेष तौर पर श्रृंगार और नायिका भेद का विवेचन किया गया है। रीतिकाल के एक और बड़े और उल्लेखनीय कवि हैं पद्माकर, जो कि आचार्य भी थे। वे रीतिकाल के श्रेष्ठतम कवियों में से एक माने गए हैं। वे भी काव्यशास्त्र के अधीत विद्वान थे। जगत विनोद उनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें रस के अंग उपांग का विस्तार पूर्वक विवेचन में मिलता है। उनका दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ पद्माभरण है, जिसमें रस नहीं बल्कि अलंकार विवेचन किया गया है। भूषण भी रीतिकाल के एक बड़े आचार्य कवि हैं। भूषण को ज़्यादातर हिंदी पाठक श्रृंगारिक कवि के रूप में नहीं जानते हैं। भूषण वीर रस के कवि के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन्होंने शास्त्रीय ग्रंथों की भी रचना की है और ख़ास तौर से उनका एक लक्षण ग्रंथ शिवराज भूषण अत्यंत प्रसिद्ध है। शिवराज भूषण में अलंकारों का विस्तृत विवेचन मिलता है। आचार्यों के इस सामान्य परिचय के बाद मैं अब लक्षण काव्य परंपरा की विशेषताओं की चर्चा करना चाहूँगा। लक्षण काव्य परंपरा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उनमें पहली विशेषता तो ये है कि ये पूरा काव्यशास्त्र संस्कृत की परंपरा पर निर्भर था, ये स्वायत्त नहीं था। हिंदी के कवि आचार्यों ने काव्य लक्षण, काव्य गुण
काव्य दोष, काव्यांग विवोचन, ये जो पूर्व प्रचलित प्रतिमान थे उनसे अलग हटकर काव्यशास्त्र के किन्हीं नए प्रतिमानों का विकास नहीं किया। इसलिए लक्षण काव्य परंपरा में नवीनता की कमी है और मौलिकता भी बहुत नहीं के बराबर है। आचार्यत्व के अनुकूल सूक्ष्म विश्लेषण क्षमता की कमी भी इनमें दिखाई पड़ती है। दूसरी खासियत ये है कि इन कवियों ने या इन आचार्यों ने जो स्वतंत्र ग्रंथ लिखे वो बड़ी मात्रा में थे और इसलिए वो रीतिबद्ध कवियों के काव्यशास्त्रीय लक्षण शास्त्रीय ग्रंथ कहलाए। इस तरह उन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की। इन रीति ग्रंथों में रूढ़ सिद्धांत का निरूपण और पृष्ठपेषण है। तीसरी प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता की, बल्कि सच कहें तो श्रृंगारिकता शास्त्रीय परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति है। लक्षण काव्य परंपरा में श्रृंगार वर्णन की प्रवृत्ति को दरअसल काव्य के एक सर्वोच्च गुण के रूप में प्रतिष्ठा मिली। आचार्यों ने श्रृंगार को रस राज मानकर विवेचना की। इसलिए रीति काव्य में नख शिख वर्णन, नायिका भेद, श्रृंगार वर्णन, षड ऋतु वर्णन इत्यादि की प्रधानता दिखाई देती है। सभी कवि और आचार्य दरबारी थे, इसलिए दरबारियों के मनोरंजन के लिए श्रृंगार रस को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में इस दौर में इस्तेमाल किया गया था और जाहिर है कि इसलिए उसकी ऐन्द्रिकता को सैद्धांतिक वैधता प्रदान करने के लिए काव्य मानदंड के रूप में उसका प्रयोग किया गया, बल्कि उसको स्थापित किया गया इस रूप में। चौथी प्रवृत्ति है आलंकारिकता और चमत्कार प्रियता। चूंकि काव्य रचना का उद्देश्य आश्रयदाता शासक यानी राजा को प्रसन्न करना था और साथ ही साथ दरबारियों का मनोरंजन करना था, इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए कवियों ने काव्य में भरसक चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयत्न किया और इसकी सैद्धांतिक आधार भूमि के रूप में उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की। पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता है कि काव्य के स्थूल सौंदर्य का संधान करने का प्रयत्न इसमें दिखाई देता है। श्रृंगार प्रधान काव्य को प्रतिष्ठित किए जाने के कारण लक्षण ग्रंथों में उसके आंतरिक भाव सौंदर्य की पूरी तरह से उपेक्षा हुई और बाह्य उपकरणों को सौंदर्य का आधार माना गया। इन उपकरणों में अलंकार और बिंब इत्यादि प्रमुख हैं। और छठी जो विशेषता है वो ये है कि इसमें प्रबंधात्मकता की उपेक्षा की गई। बहुत कम ही प्रबंधात्मक ग्रंथ लिखे गए और जो उल्लेखनीय हैं उनमें ज़्यादातर एकमात्र केशव की रामचंद्रिका का उल्लेख मिलता है। लक्षण काव्य परंपरा में इस तरह प्रबंधात्मकता पर कवि एकाग्र नहीं हुए और ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि दरबारी काव्य परंपरा में मुक्तक ही श्रेष्ठ काव्य रूप माना गया है। तो रीतिकाल की ज़्यादातर जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो प्रबंध के रूप में नहीं बल्कि मुक्तक के रूप में दिखाई देती हैं। इस तरह लक्षण काव्य परंपरा वस्तुतः उत्तर मध्यकाल की सामंती दरबारी मनोवृत्ति के अनुरूप एक तरह की व्यक्तिवादी, स्वकेंद्रित और परावलंबी साहित्यिक विचारधारा के रूप में फली फूली और रीति युग की परिस्थितियां समाप्त होते ही उसका अवसान हो गया। धन्यवाद।